द ड्रीम सक्सेस स्टोरी में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज मैं बाराबंकी के एक ऐसे कॉलेज में हूँ जिस कॉलेज का नाम मैंने लोगों के बहुत मुख से सुना है, जो अपने आप में एक मिसाल है। पॉलिटेक्निक में एक ऐसा कॉलेज जो खड़क बाराबंकी में स्थित है, जिसका नाम है राजकीय पॉलिटेक्निक जमुनिया डी बाराबंकी। आज इस कॉलेज के प्रधानाध्यापक मिस्टर विजय सिंह जी हमारे साथ में हैं, तो आज कॉलेज की सारी जानकारी सर से हम प्राप्त करते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार। सर, बहुत सुना है इस कॉलेज के बारे में। बाराबंकी के अधिकतर लोगों के मुख से मैंने इस कॉलेज के बारे में सुना है, तो मैं पहले जानना चाहूँगा आपके बारे में। मैं विजय कुमार सिंह, बेसिकली मैं आर्किटेक्ट हूँ और मैं 8 जुलाई 2019 को अयोध्या, राजकीय पॉलिटेक्निक अयोध्या से ट्रांसफ़र होकर आया था यहाँ पर। मैं बेसिकली आर्किटेक्ट हूँ और मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है वो मैंने IIT रुड़की से MArch किया हुआ है और प्राविधिक शिक्षा में मैं पिछले 25 साल से काम कर रहा हूँ। इस संस्था को जब मैं आया था यहाँ पर तो बेसिकली ये संस्था बंद पड़ी हुई थी बजट के अभाव में, और ये राजकीय पॉलिटेक्निक सोमैया नगर में जो हमारी नोडल संस्था है वहाँ पर चल रही थी। फिर छात्रों को सबसे बड़ा हम लोगों को दिक्कत हो रही थी, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। तो बच्चों का जो हमारा उद्देश्य है सरकार का कि बच्चों को पढ़ाई देना, बच्चों को एजुकेशन देना, नया पैटर्न देखा जो कि अदर्स कॉलेजों में देखने को नहीं मिला। तो इसमें आपका क्या रोल रहा होगा? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हम लोग 2019 में यहाँ जब मैं आया था तो मैं विजिट किया तो ये बिल्डिंग बेसिकली खंडहर बन चुकी थी। भारत सरकार ने इस बिल्डिंग को इस्टेब्लिश करने में 2011 में 738 लाख रुपया दिया था। कार्यदायी संस्था थी UPPCL, और एक महिला छात्रावास के लिए 92 लाख रुपया दिया था। तो जो हम लोग आए यहाँ 2019 में तो ये बिल्डिंग खंडहर हो चुकी थी। गांव वालों ने इसके ईंटें सब वायरिंग उखाड़ चुके थे। तो मैं कार्यदायी संस्था से चूँकि आर्किटेक्ट हूँ तो मैं उनके साथ बैठा और उनके साथ बैठ के मैं चेक करने लगा तो करीबन 40-50 लाख का गैप नहीं मिला, जिसका कार्यदायी संस्था हिसाब नहीं दे पा रही थी। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट था कि कार्यदायी संस्था से मैं जिलाधिकारी महोदय से मिला इससे, तो उन्होंने बोला कि कार्यदायी संस्था को, तो कार्यदायी संस्था कही कि सर हमारे पास जो गैप आ रहा है 40-50 का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं, उसमें हम काम करवा देंगे, बट शर्त ये होगी कि बिल्डिंग हैंडओवर ले लें, मुख्य भवन। तो बेसिकली यहाँ 4 तरह की बिल्डिंगें हैं। एक तो जो हम लोग जहाँ बैठे हैं ये मुख्य भवन है, एकेडमिक ब्लॉक है जहाँ बच्चों की पढ़ाई होती है, और इससे लगा हुआ एक वर्कशॉप ब्लॉक है जहाँ बच्चों को प्रैक्टिकल कराया जाता है। अब बाकी एक हॉस्टल ब्लॉक था जो कि महिला एक और एक पुरुष दोनों था। तो ये हुआ कि पढ़ाई के ध्यान में रखते हुए पहले मुख्य भवन को हम लोग हैंडओवर करें जिससे कि छात्रों को एजुकेशन मिल सके। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने लग गए इस पर अनवरत, और 5 जनवरी 2021 को ये बिल्डिंग केवल ये मुख्य ब्लॉक हम लोगों को हैंडओवर कराया गया। और आधी फैसिलिटी से आप समझिए हर कमरों में केवल 2-2 पंखे लगे हुए थे, एक ट्यूबलाइट लगी हुई थी और कुछ भी नहीं था। चूँकि मैं इसी प्रोफेशन से हूँ, आर्किटेक्चर से, और मेरा जो टीचिंग लाइन का 25 साल का अनुभव था, तो हम लोगों ने 2 सिस्टम सोचा कि एक तो ये सोचा कि सरकार से भी हम बजट की डिमांड करेंगे कंटिन्यूअस, और साथ में यहाँ पर इंडस्ट्री के साथ भी लगेंगे कि इंडस्ट्री से हम कुछ उनको एजुकेट करके कि भाई हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम है। और चूँकि सरकार की एक योजना है, CSR योजना है, तो उस CSR योजना में भी हम लोगों ने ट्राई किया। और उसके बाद लगातार हमारी ये 3 टीमें बनी हैं। हमारे यहाँ 3 ब्रांच बेसिकली चल रही है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और केमिकल। तो हम लोगों ने सबसे पहले सोचा कि पहले बिल्डिंग का हमारा मिल जाए, इस्टेब्लिश हो जाए। उसके बाद ये आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि ये प्रदेश की पहली राजकीय पॉलिटेक्निक है जहाँ पर इसके AICTE है, भारत सरकार की अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा संस्थान है, के द्वारा फुल मतलब 75 का इंटेक है, तो 225 को हमको मान्यता मिली हुई है। और इस बिल्डिंग के सारे मैप अप्रूव्ड हैं, इसके जो बिल्डिंग का पूरा मैप है वो अप्रूवल है।
फायर डिपार्टमेंट से एनओसी है। इसके अलावा जो विद्युत सुरक्षा निदेशालय है वहाँ से भी हमको एनओसी मिल चुकी है। तो ये मेरा कहना कि एक ऐसी संस्था है जिसके पास सारी एनओसी अब मानक के अनुसार हमको मिला हुआ है, और इसमें हमारे साथ जो हमारी टीम है सबने लगे हुए थे और इसको हम लोगों ने अचीव किया। अब हम लोगों ने फिर CSR के रूप में हम लोगों ने वर्कआउट करना चालू किया। तो सबसे पहले हमें जो सहयोग मिला वो एक सिंधी समाज से मिला। लखनऊ का एक सिंधी समाज है, उन्होंने दिया और हमको वाटर कूलर दिया, क्योंकि ये गांव का एरिया था, यहाँ बच्चों को ठंडा पानी पीने में गर्मियों में दिक्कत होती थी। तो उन्होंने एक वाटर कूलर दिया जिसको हम लोगों ने सबसे पहले बाहर की तरफ लगाया, ताकि हमारे बच्चों के साथ साथ जो और स्टाफ है या बाहरी बच्चे आ रहे हैं उनको भी हम एक शीतल पेय उपलब्ध करा सकें। उसके बाद एक यहाँ की सबसे अच्छी इस्टेब्लिश्ड कंपनी है ZF कमर्शियल, जो प्रोडक्ट बनाती है, चेन्नई बेस्ड है। उनके स्टाफ को हम लोगों ने कहा कि सर आप विजिट करिए, और चूँकि हमारे यहाँ मैकेनिकल ब्रांच चलती है, आप कुछ हमारे बच्चों को मैकेनिकल में योगदान करिए। तो उन्होंने कहा सर मैकेनिकल में तो नहीं, मगर हम आपकी 2-3 लैबें हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो उन्होंने उसी क्रम में CSR फंड से फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब जो अभी आप देखेंगे उसकी इस्टेब्लिश किया, और एक कंप्यूटर लैब किया, तो जिससे कि हम बच्चों को कुछ मॉडर्न नॉलेज या कुछ बेसिक चीज़ें सिखा सकें। इसी क्रम में हम लोगों ने लगे, यहाँ पर जो हमारे ब्लॉक प्रमुख साहब हैं श्री रवि रावत जी हैं, उनका बहुत सहयोग मिला। हम लोगों ने उनको एज ए गेम हो रहा था तो हम लोगों ने चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया। तो उन्होंने कहा कि सिंह साहब यहाँ तो बच्चों के आने जाने की बड़ी दिक्कत है, रास्ता ख़राब है। मैंने कहा सर मैं इसीलिए आपको बुलाया हूँ कि सर जब आपको दिक्कत हो रही है तो बच्चों को भी बहुत दिक्कत होती है। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, ये मैं इसको मतलब रोड को एक तरह से गोद लेता हूँ, मैं आपकी ये रोड पूरी आपकी बनवाऊँगा ताकि हमारे बच्चों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। मतलब उससे पहले नहीं बनी थी? उससे पहले रोड थी ही नहीं, पूरा यहाँ पानी भर जाता था। करीबन 11 लाख से अपने जो उनके फंड होते हैं उससे उन्होंने एक रोड का निर्माण किया और लॉन का निर्माण करवाया। और फिर दोबारा अभी हम लोगों ने टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन में बुलाया, तो हमने कहा सर ये हमने कुछ और बच्चों, यहाँ हमारे करीबन 650 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट टाइम में 650 बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसमें करीबन 50 गर्ल्स हैं, बाकी लड़के हैं। और तो हम लोगों ने कहा सर बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, गर्मियों में पानी की दिक्कत होती है, तो उन्होंने एक दूसरा अभी एक कूलर की और उन्होंने इंस्टॉल कराया है। इसी क्रम में आगे हम लोगों ने CSR में फिर हम लोगों ने NTPC है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जानते होंगे, हमारे देश की बहुत प्रतिष्ठित वो है पावर प्लांट में कंपनी है। उन्होंने हमको कहा कि हम मिले जैसे उनसे कि सर हमारे यहाँ बच्चों को थोड़ा मॉडर्न और टेक्निकल नॉलेज की कमी हो जा रही है, हमारे पास कोई विजुअल या कोई ऐसी लैब नहीं है, और दूसरा ये गांव का एरिया, यहाँ बिजली कटौती ज़्यादा होती रहती है। तो 2 मेरी मांगे हैं कि आप सर एक स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना करा दें और ये सोलर की करवा दें अपग्रेड। तो उन्होंने हमारी समस्या को समझा, यहाँ उनकी टीम आई, देखी, और उसके बाद उन्होंने हमको करीबन 27 लाख में 3 स्मार्ट क्लासरूम बनवाया और एक 8 किलोवाट का ऑफ ग्रिड पावर प्लांट लगाया। और उनकी देख रेख में चूँकि लगा, वो काफ़ी स्पेशलाइज्ड है इलेक्ट्रिकल के फील्ड में, तो एक ऐसा ये पावर प्लांट है जो लिथियम आयन बेस्ड बैटरी है, जिसमें किसी तरह की कोई इसकी सर्विस की ज़रूरत नहीं है। और हम लोगों ने इसको टेंडर के माध्यम से, जेम के माध्यम से क्रय किया। और आज आपको बता दें कि हमारे हर क्लासरूम में 24/7 लाइट, पंखे की व्यवस्था हो गई है, और लड़के बहुत ही मतलब खुश हुए। इसी तरह हम लोगों का एक और मेरा ये सोचना था कि जैसे हम लोग तो सिस्टम पुराना था ही कि हम चाक लेके पढ़ा रहे थे, फिर हमको लगा कि एक कहावत है कि ना कि इमेज स्पीक्स मोर क्लियर देन वॉइस। जब बच्चा वो 3D पिक्चर देखता है तो उसको वो चीज़ ज़्यादा समझ में आती है बजाय जो हम पढ़ा रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके हम लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ 3 ब्रांच है, तीनों में हम 3 स्मार्ट क्लासरूम बनाएंगे। और जो सरकार का उद्देश्य है कि जो हमारे जो शोषित गरीब बच्चे हैं उनको वो एजुकेशन दिया जाए, वो सिस्टम दिया जाए, वो सर्विसेज दिया जाए जो हमारे NIT और IITs में हैं।
उसके तहत प्रदेश की पहली संस्था है जहां पर 3 स्मार्ट क्लासरूम ने हमने फुल एयर कंडीशन, वेल लाइटेड, वेल इलेक्ट्रिक वर्क्स, सारी A to Z, वेल नॉइज कंट्रोल, सारा सिस्टम हमने दिया है। इसमें जो आप स्मार्ट क्लासेस की बात कर रहे थे, वैसे तो पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही आपके अच्छे हैं, और जो आप स्मार्ट क्लासेस की बात कर रहे हैं, तो वो 3 स्मार्ट क्लासेस कौन कौन सी है, ज़रा उसके बारे में हम बताएं। हमारे यहाँ चूँकि 3 ब्रांचेज चल रही हैं, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल है, एक केमिकल इंजीनियरिंग है, और तीसरी जो हमारी है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। तो मेरा ये था कि तीनों बच्चों को एक साथ सुविधा मिले। NTPC ने शुरू में एक किया, मैंने कहा नहीं सर इसमें पार्शियलिटी हो जाएगी, हम किस ब्रांच को देंगे, तो उन्होंने तीनों ब्रांच को उन्होंने किया। हाँ, इसमें सहयोग DM साहब का मिला, जो इससे पहले वाले DM साहब थे, उनका सहयोग मिला कि स्मार्ट क्लासरूम हम लोगों ने बना तो दिया, बट एक फर्नीचर की कमी थी। तो अभी इससे पहले जो हमारे बाराबंकी जनपद के DM थे श्री सत्येंद्र कुमार जी, सर से हमने अनुरोध किया कि सर हमारे यहाँ फर्नीचर नहीं है, 3 स्मार्ट क्लासरूम में करीबन 150 की ज़रूरत है। तो उन्होंने तुरंत ऑर्डर किया कि 3 इनके यहाँ वो कराओ, ये 150 फर्नीचर। और सर कहा कि ये कुछ हमारी बाउंड्री वाल ऐसा था ही नहीं बाउंड्री वाल, तो गांव वाले इंक्रोच कर रहे थे, गंदगी कर रहे थे, और हमारे बच्चे खेल नहीं पा रहे थे। तो हमने कहा सर इनको अगर इसको हम लोग अगर बाउंड्री कर देंगे तो हो जाएगा। तो सर ने देखा, उन्होंने देखा, फिर एक रिपोर्ट मंगवाई DDO के थ्रू, उसके बाद उन्होंने बाउंड्री वाल और ये फर्नीचर की व्यवस्था की। तो इसमें DM साहब का बहुत बड़ा सहयोग रहा। एक तरह से कह सकते, आपको कह दें कि ओवरऑल जहाँ पर भी, चाहे कोई जनप्रतिनिधि हो, चाहे हमारे जिलाधिकारी महोदय हों, चाहे हमारी इंडस्ट्री हो, सब साथ हमारा दिए। और आज की डेट में हम बता दें, ये संस्था इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री से कनेक्ट हो चुकी है। इंडस्ट्री के लोग ऑनलाइन लेक्चर लेते हैं, हमारा बच्चा ऑनलाइन यहाँ लेक्चर सुन रहा है। इंडस्ट्री में आज की डेट में क्या हो रहा है और हम क्या पढ़ा रहे हैं, उनके पास 2 सिस्टम चल रहा है, हम ये पढ़ा रहे हैं, इंडस्ट्री ये कर रही है। तो उनके बीच में जो गैप अगर कहीं है, उसको हम वर्कआउट करके बच्चों को ऐसा एजुकेशन दे रहे हैं जो कि इंडस्ट्री की डिमांड है। और इसी का नतीजा है कि हमारे बच्चे अच्छी कंपनियों में यहीं लोकल और बाहर भी एब्जॉर्ब हो रहे हैं, प्लेसमेंट हो रहा है उनका। हम बात कर सकते हैं बच्चों के प्लेसमेंट की। आपकी थिंकिंग, आपके बच्चे जो हैं उनका फ्यूचर अब कहाँ तक देखना चाहिए? इसके बाद हम लोगों ने एजुकेशन तो देना चालू कर दिया। अब दूसरा हमारे पास चैलेंज था कि इन बच्चों का कहीं न कहीं प्लेसमेंट हो, वो भी अच्छी कंपनी में हो। तो हमारा 2 एम था बेसिकली। पहला एम था कि हमारे बच्चे कोई भी ऐसी कंपनी में नहीं भेजेंगे जहां मतलब लेस दैन 17,000 पर मंथ इन हैंड होगा। तो हमारा ये था कि हम नहीं भेजेंगे। अगर हम 3 साल का डिप्लोमा दे रहे हैं, उसको इंजीनियर बना रहे हैं, तो हमारा बच्चा कम से कम जो मार्केट में लेबर से ऊपर ग्रेड में होना चाहिए, और ऐसी कंपनी में भेजेंगे जो कि प्रतिष्ठित कंपनी हो। तो हमारे यहाँ जितनी भी गुजरात से आई, अभी हमारे यहाँ दिल्ली से आई थी SRF कंपनी है, वो आई, बच्चों को ले गई। टाटा कॉम आई, वो ले गई गुजरात में सारे बच्चों को। तो सब ने कहा कि हम इतना तो इन हैंड देंगे, इसके अलावा इनको लॉजिंग, फूडिंग, मतलब कुल मिला के अगर ओवरऑल देखा जाए 20,000 से 25,000 रुपये के बीच में जा रहे हैं। और बहुत अच्छी खुशी हो रही है हम लोगों को कि लड़कियां भी अभी हमारे यहाँ थीं, इन्होंने भी पुणे की एक कंपनी आई थी, उसमें इन लड़कियों ने भी गई वहाँ पर, और वहाँ से आने के बाद बहुत अच्छा फीडबैक दिया कि सर बहुत अच्छी कंपनी है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। तो आज की डेट में आप कह सकते हैं कि हमारे जो बच्चे ऑन एवरेज करीबन 170 से 180 पर ईयर निकलते हैं बच्चे, उसमें से हम लोग 70 to 80% बच्चों को प्लेसमेंट करा रहे हैं, और वो भी अच्छी कंपनी। जो कंपनी इससे कम में दे रही है उनको हम लोग तुरंत हटा दे रहे हैं। जैसे हमारा अभी ZF कमर्शियल, जिन्होंने हमको CSR में फंडिंग की, उनसे हमारा टाई अप हो गया। उन्होंने कहा हर साल सर मैं आपके कम से कम 5 बच्चों को तो लूँगा ही, और इंटर्नशिप ट्रेनिंग, बच्चों को 1 महीने की इंटर्नशिप होती है इंडस्ट्री में आफ्टर फर्स्ट ईयर। जैसे वो फर्स्ट ईयर का कोर्स पूरा करते हैं तो 1 महीने की ट्रेनिंग। उन्होंने कहा हर साल सर मेरे यहाँ 15 बच्चे भेजिए और मैं उनको इंटर्नशिप कराऊंगा। एट द एंड में मैं कम से कम 5 बच्चों को मैं लूँगा, और यहीं पर लगा आपके जनपद बाराबंकी में ही उनका प्लेसमेंट होगा। और जो बच्चे अगर बाहर जाना चाहें हमारे चेन्नई प्लांट में, वहाँ भी हम उनको भेजेंगे।
तो इस तरह से तमाम कंपनियां हैं जो लोकल लेवल पर हमारे बच्चों को ले रही हैं। सर एक चीज़ मैंने न्यूज़पेपर के माध्यम से भी सुनी थी कि आपके यहाँ जो वार्षिक खेल महोत्सव होता है इसमें आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का खेल की तरफ भी रुझान रहता है। नहीं, हमारे यहाँ जैसे आपको पता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेल का होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी एक फील्ड है और हम लोगों ने वहाँ पर तमाम इंडोर गेम्स बनाए हैं, तमाम चीज़ें, बैडमिंटन है और आपका टेबल टेनिस है, क्रिकेट है, इन सबों के लिए हम लोगों ने फील्ड में बना रखी है व्यवस्था। चूँकि हमारा एक लकली हमारा जो यहाँ का स्टाफ है वो भी एकदम यंग है, तो सारे लोग जो है जैसे ही क्लासेज ख़त्म होती है से आफ्टर 4:30 के बाद, तो ये सब लोग ऐसा लगता है एक राउंड यहाँ से खेल के तब यहाँ से निकलते हैं। और बच्चों के लिए तो हमने, चूँकि हमारे पास हॉस्टल व्यवस्था नहीं है तो बच्चे अगल बगल रहते हैं, तो हमने उनके लिए खोल रखा है कि ये बच्चे जब तक खेलना चाहें इनको खोले रखो, जैसे ही ये चले जाएं एक टाइम बना लो कि इसे आफ्टर 7 साढ़े 7 के बाद इनको बंद कर दो, तब तक अगर बच्चा खेलना चाह रहा खेले, उसको खेलने दो। तो इस तरह से, और हमारा उद्देश्य है कि हर साल बच्चों को एक जो मानक है गेम्स का, उसके मानक के अनुसार इनको गेम्स कराए जा, ताकि ये बच्चों को एक तो स्टैंडर्ड की भी आइडिया लगेगी कि कैसे गेम्स होते हैं, और उस हिसाब से खेलेंगे तो हो सकता है अपने जीवन में आगे भी बढ़ सकें। उसमें भी गेम्स जरूरी नहीं है कि आप पढ़ाई में चलो, गेम्स की तरफ अगर आपका रुझान है तो गेम्स में भी जाओ। अब बल्कि लास्ट ईयर एक लड़का था हमारा, वो स्टेट लेवल पर उसका सिलेक्शन हो गया था। हाँ, स्टेट लेवल पर हुआ था, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच का था। अब सर जैसे आपने सारी चीज़ें बताई, एक हॉस्टल के बारे में अभी आपने एक बात बोली थी कि आपके कॉलेज में हॉस्टल की अभी व्यवस्था नहीं है, पर बच्चे तो बहुत बाहर से आते हैं, एडमिशन बहुत से बाहर के होते हैं, तो ये इसको आप कैसे आगे देखते हैं? हॉस्टल के लिए चूँकि ये CSR के तहत हमको वर्कआउट नहीं कर सकते थे, तो हम सरकार से लगे थे। अपने प्रमुख सचिव महोदय से लगातार मैंने इस पर वार्ता किया, तो लकली अभी 1 महीना पहले हमको बजट अलाट हुआ है। तो हम लोगों का पहला ये बजट अलाट में पहला गोल था कि पहले लड़कियों की सुरक्षा को देखते हुए पहले हम लोग गर्ल्स हॉस्टल को तैयार कराएंगे, ताकि जो हमारी लड़कियां वो पहले सुरक्षित जगह पर रहें, ताकि एकदम मतलब कहना चाहिए कि टेंशन फ्री एजुकेशन प्राप्त कर सकें। और मैं ये भी बता देना चाह रहा हूँ कि जो हमारा गर्ल्स हॉस्टल बन रहा है, चूँकि मैं एज ए आर्किटेक्ट मेरे देख रेख में बन रहा, तो मैं इसको प्रदेश का एक ऐसा हॉस्टल बनाऊँगा कि लोग देखेंगे आके कि सबसे अगर अच्छी सुविधा लड़कियों के लिए रहने के लिए, खाने पीने के लिए है, तो आप चले जाओ जमुनिया डी हरक बाराबंकी में, एक बार आप एक लुक देख लो। वाकई में आपकी सर सोच एकदम सराहनीय है, और ये जो आपने बोला और ये दिख भी रहा है। हाँ, आप देखिए, आप मतलब लोगों को दिखाइए। मैं तो ये चाहूँगा कि मेरे जो मैंने किए हैं काम पिछले 3 सालों में, वो आप देखिए, और ये मैं चाहूँगा कि इसको और लोगों को दिखाइए। सरकारी संस्थाएं चल सकती हैं, मेरा ये एम है कि हम सरकार के ऊपर पूरे भरोसे ना, हम अगर चाहेंगे तो हम हाँ समाज से, लोगों से सहयोग करके कर सकते हैं। सरकार तो कर ही रही है, उसके साथ समाज का भी सहयोग मिल रहा है। वाकई में बहुत सारे लोगों को सीखना भी चाहिए जिस तरीके से आप अपने इस फील्ड को काम कर रहे हैं, तो ये तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। अब इस कॉलेज में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम हुआ है वैसे, आपका नेक्स्ट स्टेप और क्या होने वाला है? मेरा देखिए 2 नेक्स्ट स्टेप है। एक तो अभी हमने यहाँ पर एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए, जब हमारे यहाँ 24/7 सोलर प्लांट की स्थापना हो गई है, तो अभी हमने एक NPTEL होता है बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, नेशनल प्रोग्राम ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर लर्निंग के लिए एक भारत सरकार का एक पोर्टल है, उसका हमने लोकल चैप्टर यहाँ जनरेट कराया है, जिस पर सरकार फ्री ऑफ कास्ट जो है तमाम तरह के कोर्सेज चलाती रहती है। तो हमारे बच्चों को, चूँकि हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासरूम बन ही चुके हैं, तो हमारे बच्चे उसमें फ्री में रजिस्टर्ड होके और फ्री में एजुकेशन के साथ, डिप्लोमा के साथ साथ एक्स्ट्रा नॉलेज ले सकें, उसको है। और मेरा अब इस समय 2 एम रह गया है यहाँ पर कि गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल बन जाए, जिससे कि हमारे बच्चे अंदर रह के, और एजुकेशन ज़रूरी नहीं है, देखिए 10 से 5 नहीं, हम चाह रहे हैं 10 से 9 बजे तक हम उनके लिए खोल देंगे संस्था, कि 9 बजे 10 बजे तक
तुमको लाइब्रेरी में बैठना, तुम लाइब्रेरी में बैठो, तुमको स्मार्ट क्लासरूम चलाना, तुम स्मार्ट क्लासरूम में बैठ के 9 बजे तक तुम इसमें बैठते रहो, ज्ञान ले सकते हो। अगर तुम सीखने वाले हो तो हम सिखाने वाले हैं, जब तक कहोगे तब तक सिखाएंगे। 10 से 5 के बीच में हम बैरियर में बंधेंगे नहीं। तो उसके लिए हमारा अब यही स्टेप है कि हम बच्चों को कहें, बच्चे तुम बेटा जब तक तुम्हें समय हो, तुम पढ़ना चाहो आओ, जाओ नाश्ता करो हॉस्टल में, आ जाओ स्मार्ट क्लासरूम में बैठ के ऑनलाइन कोई कोर्स करो, ऑनलाइन कोई विजुअल्स देखो, जो मतलब हो तुम इसमें सीखो, तुम्हारे लिए खुला है ये। और ये प्रदेश में कहीं नहीं है। प्रदेश में 10 बजे कॉलेज खुलता है, 5 बजे बंद हो जाता है। मेरा ये नहीं है। एजुकेशन अगर मिलेगी, जैसे IIT रुड़की में IIT में मिलती है, NIT में मिलती है कि लड़का 10 बजे रात को जाके लाइब्रेरी में बैठ जाओ, वो सिस्टम मैं यहाँ पर लाना चाह रहा हूँ। सर ये चीज़ तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब मैं आपके पास एक छोटी सी रिक्वेस्ट चाहता हूँ कि जो जैसे तो ये गांव का इलाका है, सेफ्टी पर्पस भी आप देख ही रहे होंगे, बस गांव के लोगों से कुछ आप कहना चाहेंगे यहाँ के? नहीं, गांव के लोगों से देखिए, हम लोगों ने गांव के लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, तमाम भारत सरकार की योजनाएं होती हैं, जैसे अभी BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की तमाम योजनाएं थी कि गांव वालों को जैसे ठगी का होता, कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो उनको पता नहीं है कि ये प्रोडक्ट एक्चुअल सही है या गलत है। तो हम लोगों ने जैसे उनको ऐप के माध्यम से, जो BIS का ऐप है, कि कोई भी प्रोडक्ट लेने जा रहे हो तो एक बार आप चेक कर लो। आप ज्वेलरी लेने जा रहे हो तो एक बार उनसे कहो अपना ज़रा कोड बताओ, मैं चेक कर लूँ ये कोड सही है कि नहीं है। तो इस तरह से तमाम चीज़ें, इवन ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी में हम लोग उनको बताते हैं कि कैसे, मतलब आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जैसे पानी की समस्या हो रही है, हम लोग इसको भी कैंप लगा के गांव के बच्चों को, गांव के जो प्रधान हैं इन लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि सर ऐसे करोगे तो आपका पानी बचेगा और आपकी चीज़ें होगी। अभी हमारे पड़ोस के 2 किलोमीटर पर एक पद्मश्री विजेता हैं, किसान हैं, आप जानते होंगे, श्री रामशरण वर्मा जी, उनको भी हम लोग बुलाते हैं और उनसे, सर से भी हम लोग सहयोग लेते हैं। सर आप बताओ या कोई ऐसा प्रोडक्ट बताओ जिस पर हम लोग वर्क करें और किसानों के लिए। जैसे अभी हम लोगों ने 2-3 प्रोडक्ट बनाए भी हैं, अभी बच्चों ने बनाया कि जैसे कम किफ़ायत में कैसे गेहूं धान आप लगाते हो जिसमें छिड़काव करते हो कीटनाशक, तो उसको कैसे कम पानी के साथ अधिक एरिया में छिड़काव कर सकते हो। उसी तरह का एक अभी हम लोगों ने मॉडल बनाया, अभी आपको हम दिखाएंगे। तो इस तरह के हम लोग तमाम वर्क कर रहे हैं और गांव वाले किसानों से बात भी हम लोग की होती रहती है कि भाई आप बताओ कोई दिक्कत हो। जैसे अभी तमाम आप लोगों ने बिल्डिंगें बना रहे हैं, बहुत अनावश्यक, वो क्या होता है, इतनी हैवी बीम न्यू, इवन हमारे पास तो लोग आते हैं सर एक नक्शा बना दीजिए, मैं बना के दे देता हूँ, कहता हूँ ले जाइए आप, इतना ही बना लीजिए आपका काम हो जाएगा। कोई बीम, कोई न्यू इतनी हैवी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस एक कॉलम उठाइए और कर लीजिए। तो इस तरह तमाम हम लोगों ने गाँव वालों को भी एजुकेट कर रहे हैं और गाँव वालों को हमारे यहाँ से लाभान्वित भी हो रहे हैं। तमाम इस एरिया के बच्चों का यहाँ सिलेक्शन हो रहा है। इस एरिया में अभी आप, इस समय हमारी काउंसलिंग चल रही है, कम से कम 25-30 स्टाफ अगल बगल के आए, कहे सर हम पढ़ेंगे तो इसी कॉलेज में, नहीं तो दूसरे कॉलेज में नहीं जाएंगे। सर आपने जैसे बहुत सारी चीज़ें हमें बताई, छोटी सी चीज़ और इसमें है कि आपका तो अपना ड्रीम है, आपका सहयोग रहा है, आपके साथ यहाँ का स्टाफ, कितने लोग स्टाफ में होंगे, कौन कौन आपके साथ आगे तक चल रहा है? स्टाफ में इस समय जो हमारे तीनों ब्रांच मिला के, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और केमिकल मिला के, हमारे पास 24 गैजेटेड स्टाफ टीचर हैं, जिसमें हेड और लेक्चरर मिला के, और उनके सपोर्ट के रूप में 6 इंस्ट्रक्टर हमारे पास हैं। बाकी ऑफिस कार्य के लिए करीबन 4 हमारे क्लर्कियल स्टाफ हैं जो बच्चों का और सारे स्टाफ का एस्टेब्लिशमेंट देखते हैं। और मुझे एक चीज़ का और फ़ायदा है कि यहाँ पर सारे यंग टीचर्स हैं, डायनेमिक हैं, तो उनका हमें सहयोग पूरा मिल रहा है, जिससे की वजह से ये विकास आगे बढ़ रहा है, संस्था का विकास तेज़ी से हो रहा है। तो स्टाफ का भी सहयोग आपको पूरी तरीके से मिल रहा है? जी जी। बात करें तो CSR की बातें में आपने की हमसे, तो उसमें इस विकास के थ्रू जो आपने बताया, उसमें किस किस का सहयोग आपको मिला, उसके बारे में कुछ बता सकते? सबसे पहले मुझे सिंधी समाज लखनऊ का मिला था वाटर कूलर के रूप में। फिर हमें मिला जनपद के जो इस ब्लॉक के जो ब्लॉक प्रमुख हैं श्री रवि रावत जी के थ्रू, हमको रोड मिला,
और ये लॉन का डेवलपमेंट, फिर अभी वाटर कूलर का डेवलपमेंट। अभी उन्होंने गार्ड हमारे बाहर बैठे रहते हैं, बारिश और इसमें दिक्कत होती है तो एक गार्ड रूम, और हमारे बच्चों की साइकिलें भी धूप में रहती हैं तो उसके लिए एक साइकिल स्टैंड अभी वो हमको मिलने वाला है। इसके बाद डीएम सर का बहुत बड़ा सहयोग मिला, जिन्होंने क्रिटिकल गैप से हमको करीबन 300 मीटर 27-28 लाख की बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया, 6.5 लाख का फर्नीचर दिया स्मार्ट क्लासरूम के। इसके बाद जेडएफ कॉमर्शियल ने हमारे यहाँ करीबन 38-40 के बीच में करीबन उन्होंने सहयोग दिया था, जिसमें हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री लैब और कंप्यूटर लैब की स्थापना हुई। इसके बाद एनटीपीसी ने 27 लाख करीबन दिया था, जिसमें 13 लाख उनका था स्मार्ट क्लासरूम के लिए और तीनों ब्रांच में, और एक ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट की स्थापना के लिए 12 लाख रुपया दिया था। अभी हमारे पास पाइपलाइन में 2-3 कंपनियां और हैं जिन्होंने कहा है सहयोग के लिए कि हमारे यहाँ जो गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, इनके लिए कोई कॉमन रूम नहीं है, तो इनके कॉमन रूम के लिए और एक लैंग्वेज लैब, जो हमारे बच्चे गांव से आ रहे हैं, इनको थोड़ा सा इंटरव्यू देने में थोड़ा जो हमको फीडबैक मिल रहा है कि इंटरव्यू में थोड़ी सी इनकी स्पीकिंग पावर थोड़ी सी वीक है, तो उसको डेवलप करने के लिए हमने अभी एक लैंग्वेज लैब के लिए लगा हूँ कि वो डेवलप हो जाएगा तो हमारे बच्चों को कम से कम जो इंटरव्यू देते हैं और उस समय जो उनको दिक्कतें आती हैं, स्पीकिंग पावर थोड़ी दिक्कत होती है, उसको इम्प्रूव कर सकें। तो लगे हुए हमारा टारगेट है कि 2025-26 तक हम वेल इस्टेब्लिश्ड हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है सर। 25 साल का आपने अनुभव हमें बताया, हमें काफ़ी अच्छा लगा, पर उससे पूर्व का कुछ मुझे अपना वो बता सकते हैं कि क्या आप देखते थे और आपने इतना चेंजेस कैसे देखा? इससे पहले मैं बता दूं कि मैं राजकीय पॉलिटेक्निक लखनऊ में था, एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट था आर्किटेक्चर में। तो मेरा हमेशा से बच्चों के प्रति लगाव रहा कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई में किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। तो मैं वहाँ भी था, तो वहाँ भी जैसे फर्नीचर कुर्सी में जो टूट जाती है, हट जाती थी, तो मैं खुद ही बाहर से बढ़ई को बुलवा के सही करवा लेता था, बजाय कि विभाग को लिखूं 15 दिन बाद वो काम हो, उससे अच्छा कि खुद ही बुला के करवा लो। इसके बाद मैं प्रिंसिपल बना के भेजा गया राजकीय पॉलिटेक्निक, तथागत गौतम राजकीय पॉलिटेक्निक श्रावस्ती में। वहाँ भी देखा कि बिल्डिंग टपक रही थी, मतलब समझिए कि इतना घटिया निर्माण काम हुआ था वहाँ पर। तो मैंने कार्यदायी संस्था को पकड़ा और उनसे आपसे बता दूं पूरा छत को फिर से उखड़वा के वहाँ पर बनवाई। आज वो भी बिल्डिंग ऐसी बन गई कि पूरा टपकना तो बंद हो गया वहाँ का। इसी तरह उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया, 3 महीने बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया अयोध्या, राजकीय पॉलिटेक्निक अयोध्या में। अयोध्या में भी फिर वही था कि कुछ न कुछ करना है बच्चों के लिए, तो वो सन 62 की संस्था थी। तो सबसे ज़्यादा वहाँ दिक्कत थी कि गांव वाले एकदम इनक्रोच कर रहे थे, सरकारी ज़मीनों का वो कर रहे थे, और वहाँ चूँकि आम की बगिया बहुत लंबी है तो उसका हम लोग नीलाम नहीं कर पा रहे थे, सरकार के राजस्व का नुकसान होता था। तो हम लोगों ने सबसे पहले वहाँ बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया। वहाँ 35 एकड़ कैंपस का बाउंड्री वॉल के निर्माण वो भी स्पेशल डिजाइन से करवाया गया। और मैं बता दूं आज आपका वहाँ करीबन 6 साल हो चुका है, बाउंड्री वॉल अब गांव वालों ने तोड़ नहीं पाए हैं उसको, इस हिसाब से उसकी डिज़ाइन करवाई गई है। हाँ, और वहाँ पर बच्चों के लिए जैसे हमने यहाँ स्मार्ट क्लासरूम, वहाँ भी हमने स्मार्ट क्लासरूम बनाई, और आज भी वो स्मार्ट क्लासरूम एज इट इज इंटैक्ट है, और वहाँ बच्चे उसका फुल फ़ायदा ले रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं। वहाँ हमारे समय में हॉस्टल का निर्माण हुआ, वो हॉस्टल आज भी बता दूं कि उसमें कहीं कोई नमी नहीं आई है, बच्चे रह रहे हैं 6 साल से। जनरली होता क्या है कि टॉयलेट ब्लॉक पूरा नमी आ जाती है, बगल वाले कमरे ख़राब हो जाते हैं, लड़के कहते हैं हम रहेंगे नहीं, अनहाइजीनिक कंडीशन हो जाती है। वो सारी चीज़ों को हमने रोक के वहाँ पर बनाया, और आज भी इंटैक्ट है बिना पानी के। एक वहाँ हमसे बताया आपको बायोटेक ब्लॉक था, एक बायोटेक डिपार्टमेंट हुआ था, वो पूरी बिल्डिंग पानी से भीगी रहती थी। मैं फ़ोटो होगी तभी आपको शेयर करूँगा। और उसके बाद हम लोगों ने मात्र 50-60 हज़ार लगा के पूरे उसका इस हिसाब से ट्रीटमेंट करा दिया कि वो दिन 2015 और 2025 10 साल हो गया, नमी आना बंद हो गई और पूरा विभाग चलने लगा। सर एक चीज़ और है, जैसे मैं देखता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें कि 10th के बाद पॉलिटेक्निक होता है, 12th के बाद पॉलिटेक्निक होता है,
और स्कोप बहुत ज़्यादा है, सरकार इसमें बहुत कुछ कर रही है। आप लोग भी जैसे हर चीज़ को ऊपर उठाने की पूरी कोशिश करते हैं, तो कहीं कहीं देखते हैं कि किसी किसी कॉलेज में बच्चों का आना बहुत ही कम, ऐसा क्यों? रीजन यही है, देखिए वो तो मैं कहूँगा कि वो हमारे जो मित्र यार हैं उन्हीं की कमी है। आप जितना इंटरेस्ट लोगे, अगर सरकार ने आपको नियुक्त किया टीचिंग के लिए, तो आप उसको बच्चों को टीचिंग दो, बच्चों को नॉलेज दो, थोड़ा बच्चों के साथ बैठो, आप उनके साथ पूछो क्या कमियां हैं। जब तक हम बच्चों के साथ अटैच नहीं होंगे और चीज़ें जैसे हमें दिल से लगेगा कि जैसे मेरा भी बच्चा किसी स्कूल में जाता है तो एक दिन भी अगर वो टीचर नहीं आते तो हम पहुंच जाते हैं, भैया आपने क्यों नहीं पढ़ाया, आप मेरा बच्चा का बता रहा था कि आज आपने पढ़ाया नहीं। तो हम भी यहाँ वही करते हैं कि हमारे पास भी अगर किसान आएगा पूछेगा कि आपने अपने हमारे बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाया, तो हम उसके प्रति हम जवाबदेह हो सकें और उतने ही हम सेंसिटिव हो सकें कि जैसे मैं अपने बच्चों के लिए सोचता हूँ कि मेरा बच्चे को टीचर डेली पढ़ाए, वही यहाँ पर भी होना चाहिए कि एक किसान के बच्चे को टीचर डेली पढ़ाए, जो हमारे सरकार की मंशा है। हम वो भाषा में पढ़ाएं कि जो बच्चों को समझ में आ सके। ऐसा नहीं कि हम 1 घंटे का क्लास ले रहे हैं, 1-2 चुटकुले बना के कुछ चीज़ें करके, थोड़ा टू वे इंटरेक्शन हो। जनरली टीचर में एक होता है कि गए अब बच्चों से चुप, कोई नहीं बोलेगा, नहीं, आप बड़े लाइट वे में पढ़ाइए, आराम से पढ़ाइए, थोड़ा ब्रेक दीजिए, उनसे कन्वर्सेट करिए कि वो आप कुछ पूछिए कुछ बताएं, थोड़ा पढ़ाइए थोड़ा पूछिए, थोड़ा पढ़ाइए थोड़ा पूछिए। उन्हीं के साथ चलो पढ़ाई हो गई, अब चलो बैडमिंटन खेलना, अब चलो थोड़ा बैडमिंटन हम लोग खेल लें, इससे तुम्हारा भी फिजिकल वो होगा और मैं भी अपने आप को रिफ्रेश हो जाऊंगा। तो हम लोगों का यहाँ यही है, लगभग हमारे सारे स्टाफ यही करता है, बच्चों के साथ खेलना, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे टीटी हो, चाहे क्रिकेट हो, कुछ भी हो, हम लोग बच्चों के साथ ही खेलते हैं। एक तरफ बच्चे एक तरफ स्टाफ, इस तरह से खेला जाता है। तो एक तरह से पूरा ये कोशिश है कि एक परिवार डेवलप हो गया है। मैं और भी अपने भाई लोगों से अनुरोध करूँगा कि जो हमारे टेक्निकल एजुकेशन में हैं, एक बार वो हमारी संस्था आएँ, विजिट करें और देखें किस तरह से हम लोग पढ़ाई उनको किस तरह का नॉलेज दे रहे हैं, क्या हम लोगों ने नई नई टेक्निक्स मोड्स अप्लाई किए हुए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो मैं आपके माध्यम से अगर हमारे जो टेक्निकल एजुकेशन के स्टाफ देखें तो मैं उनका स्वागत करूंगा कि मेरे संस्था आएँ और एक बार ज़रूर विजिट करें। मुझे बात करके विजय सर से बहुत अच्छा लगा, तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। शुक्रिया सर, आपने मुझे टाइम दिया। थैंक यू।